जय गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। गुरु जी का शुक्राना और गुरु जी की प्यारी सी संगत का शुक्राना। सबसे पहले तो आज 28 अगस्त को जिन जिन का बर्थडे है उन सबको गुरु जी की तरफ से, पूरे गुरु परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और गुरु जी की तरफ से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। जय गुरु जी। गौरव, हाउ आर यू? कैसे हो बेटा? जय गुरु जी बिमी आंटी, जय गुरु जी नेहा, जय गुरु जी अशोक जी, कैसे हो आप? और आज मेरी रश्मि भाभी का भी बर्थडे है एंड मन्नत भाभी का भी बर्थडे है। सो लोकेश भैया को मन्नत भाभी के बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं और नीरज धवन दीदी का भी बर्थडे है। सो माता रानी ब्लेस यू ऑलवेज, गुरु जी ब्लेस यू ऑलवेज। और जिन जिन का आज बर्थडे है सभी को ढेरों शुभकामनाएं। गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद पूरे गुरु परिवार और गुरु जी की तरफ से। सो आज ना मेरे मन में ना कुछ एक स्टोरी सी मेरे दिमाग में चल रही थी कि कुछ ना 2-4 मैसेजेस मेरे पास ऐसे आए जिसको ले करके ना, मतलब मुझे ये लगा कि शायद, मुझे लगता है कि क्यों ना वो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। हो सकता है, कहते ना कि करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। कि जब हम कुछ भी टॉपिक के बारे में बार बार मंथन करते हैं, बार बार डिस्कशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं छाप रह जाती है। जैसे कि मैंने हमेशा से बोला कि जब हम बार बार सत्संग सुनते हैं या सत्संग करते हैं, तो या हम शब्द बानी सुनते हैं ना, तो क्या होता है कि शब्द बानी अगर हम बार बार सुनते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ एक पार्ट शब्द बानी का, कुछ एक पार्ट सत्संग का हमारे जहन के अंदर रह जाता है। जय गुरु जी नीरज बेटा, हाउ आर यू? नितिन। सो मुझे ना कुछ इन दिनों में बहुत सारे मैसेजेस आए और कॉल्स भी आई कि जय गुरु जी सरिता जी, हाउ आर यू? कि ना ये सिचुएशन इतनी पैंडमिक है और मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, संगत का और सेवादारों का जब सुनती हूँ तो हमेशा गुरुजी को और मैनेजमेंट को बोलती हूँ कि मंदिर खोल दो। लेकिन जब मैं, वैसे तो गुरुजी कहते सी कभी न्यूज़ सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूज़ सुनने से ना नेगेटिविटी आती है। और मैं सच्चाई बताऊँ आपको कि मुझे भी ऐसे लगता है कि जितना हम ये सब चीज़ें में टाइम वेस्ट करें ना, उससे बेटर है हम गुरुजी का शुक्राना करें, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी की शब्द बानी सुने। और ये तो टाइम 10 o'clock का ऐसा होता है कि बिल्कुल रिलैक्स सब लोग अपना खा पी के आराम से बैठे होते हैं। हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है एक दूसरे के साथ में बातचीत करने का, और जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं एंड प्लस में जो है हम सत्संग भी समटाइम शेयर कर लेते हैं। सो बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए और बहुत सारी कॉल्स आई, जिसके ज़रिए मुझे ये पता चला कि सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कोरोना जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा होता जा रहा है, बढ़ रहा है वापस से। जैसे कि बीच में 500-600 केसेस के ऊपर लिमिटेशंस हो गई थी, वो रुक गया था, लेकिन अब फिर से कल भी 1800 केसेस आए हैं। सो वो पता है क्यों हो रहा है? जय गुरु जी गजल बेटा, हाउ आर यू? क्योंकि हम लोग ना, मतलब बहुत धड़ल्ले से बाहर निकलना शुरू हो गए कि अब तो कोरोना नहीं है, अब तो कोई बात नहीं है, हम कहीं भी जाएं, कहीं भी आए, कुछ भी करें। लेकिन एक्चुअली में अभी कोरोना 100% गया नहीं है। इनफैक्ट मेरे को ये लगता है कि ये 2020 में ना जाएगा भी नहीं। 2020 के अंदर ठीक कह रहे थे उस दिन मटकन आंटी कि ये 2020 में जाएगा भी नहीं, और अगर ये चला भी जाएगा ना, तो कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक साइड इफेक्ट होता है, हर चीज़ का एक प्रभाव होता है। तो बेसिकली साइकोलॉजिकल ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो मैंने जैसे कि आपको बताया था पहले भी कि सबसे पहले कौन कौन सी सेवा किस किस ने करी, आज मुझे बताओ। शालिनी खेरा आंटी आए थे सत्संग के लिए, तो किस किस ने सत्संग शेयर किया था और किस किस ने सत्संग सुना था? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आज जो सत्संग हुआ उसको किस किस ने सुना
और किस किस ने आगे शेयर किया। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि सत्संग को शेयर करने की सेवा कीजिए। मैं आपके साथ में बात कर रही हूँ, सत्संग शेयर कर रही हूँ, शालिनी आंटी ने सत्संग शेयर किया, रघुवीर अंकल ने सत्संग शेयर किया, और जो भी संगत आपके साथ में सत्संग शेयर करने के लिए आती है, आप उस सत्संग को आगे संगत के साथ और ग्रुप्स के अंदर शेयर किया कीजिए। हम नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम इतनी सी छोटी सी सेवा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते, हमको करनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है, शालिनी की आंटी के जब पहले दिन मैंने सत्संग सुना था, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा था कि मुझे लगा था कि मेरे से गलतियां कहाँ कहाँ हुई हैं अपनी लाइफ के अंदर। और दूसरों की गलतियां निकालनी बहुत इजी होती है, लेकिन अपनी गलतियां निकालनी बहुत मुश्किल होती है। जय गुरु जी रजनी। और हम जब सत्संग सुनते हैं ना, तो देखो हर सत्संग का ना सेम टाइम प्रभाव नहीं होता, मैं आपको बताऊं। क्योंकि सेम टाइम कभी सेम सिचुएशन नहीं होती है। और जय गुरु जी अनीता आंटी, हाउ आर यू। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि इस समय मेरे पास जो चीज है मुझे उस चीज की आवश्यकता हो। हमें कब पता चलता है ये सब, जब हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है, तब वो चीज जो होती है ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। सो आज ना छोटे छोटे से शब्द बानी के जरिए और छोटी छोटी सी स्टोरी के जरिए, और उसके बाद में बीच में गुरुजी ने मुझे अगर आज्ञा दी और कोई सत्संग गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला जो मुझे आपके साथ शेयर करना है, तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी जरूर। लेकिन उससे पहले ना, जैसे कि मैंने बताया ना कि सत्संग तो सभी शेयर करते हैं और पुरानी संगत तो डेली सत्संग शेयर करने आती है। एंड हमारी पूरी 100% कोशिश भी ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत आए, ज़्यादा से ज़्यादा वो आप लोगों के साथ सत्संग शेयर करें। लेकिन अब जो मैं सत्संग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो सत्संग इतना इम्पॉर्टेंट है और इतना ज़रूरी है और इतना इफ़ेक्टिव होगा अगर हम सच में उसको सुनना चाहेंगे। सो उससे पहले, सबसे पहले सत्संग को शेयर करने की सेवा कीजिए, कनेक्ट कीजिए। क्योंकि ये जो सत्संग मैं शेयर करने वाली हूँ, ये इस कोरोना को लेकर के और आजकल की सिचुएशन को लेकर के बहुत ज़रूरी है कि हर संगत तक पहुँचे। तो उसके बाद में मैं आपके साथ में सत्संग शेयर करूंगी। लेकिन गजल तू है ना बेटा यहाँ पर, पहले आप सब लोग सत्संग शेयर करने की सेवा कीजिए। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि सत्संग को संगत तक पहुंचाने की सेवा कीजिए। अपने एक दो कॉन्टेक्ट्स के साथ सत्संग शेयर कीजिए, आप ग्रुप्स में सत्संग शेयर कीजिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा संगत तक सत्संग पहुंचे। और पता नहीं होता कि किसको कब किस चीज की जरूरत होती है। तो मैं फिर से, मेरे को लगता है कि जय गुरु जी चिताली आंटी, हाउ आर यू। देखो, मैं ना आपके साथ में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ सबसे पहले। ये बहुत, जय गुरु जी। सो आई एम सॉरी, एक बहुत अर्जेंट कॉल था सत्संग के रिगार्डिंग किसी संगत का, और कल आपको एक बहुत अच्छा सा सत्संग सुनने को मिलेगा। और कहते हैं संगत तो ऑलवेज स्पेशल होती है, उनको तो हम कभी डिनाई भी नहीं कर सकते, और उनकी कॉल भी। और मेरी एक स्टुपिडिटी है कि मैं जब भी आपके साथ बैठती हूँ ना, मैं इसको वाईफाई से कनेक्ट करना ही भूल जाती हूँ। तो मैं आपके साथ में ना एक छोटी सी स्टोरी पहले शेयर करूंगी, जिसके माध्यम से ना मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को जो उनके क्वेश्चंस थे उनके बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि हम एक्चुअली में क्या होते हैं ना, हम ना दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो ये ना स्टोरी है एक आइलैंड की, जहाँ पर ना पॉक्यूपाइन टाइप के ना एनिमल्स रहते हैं। वो जो पॉक्यूपाइन होता है ना, वो क्या होता है, उस बहुत कांटेदार एनिमल्स होते हैं। आवाज स्लो हो गई है, एक सेकेंड में चेक करती हूँ। ओके, अब ठीक है। आपको मेरी आवाज आ रही है? साउंड नहीं है, अभी भी नहीं है? मेरी आवाज तो इतनी बुलंद है, ये क्या हो गया? प्लीज एक बार चेक कीजिए। इशिता, गजल बेटा, देखो मेरी आवाज आ रही है आपको? जय गुरु जी संगत जी। एक सेकेंड।
मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? मैं अब तो बहुत क्लोज हो गई हूँ आपके, और ज्यादा पास आ गई। तो वॉइस आ रही है बट कम है। देखो, इससे ज्यादा अब मैं माइक लेके के तो बोलूंगी नहीं, वैसे मेरी आवाज तो बहुत तेज है। घर में बात करती हूँ तो बाहर भी लोगों को पता चल जाता है कि ये बोल रही है, पता नहीं आपको मेरी आवाज क्यों कम लग रही है। ठीक है, चलो, अब कम लग रही है ना तो कम में सुनो। ओके। सो ये ना, चलो ठीक है, मैं और आपके पास आ जाती हूँ। अब आ रही है? जय गुरु जी दीदी, हाउ आर यू? आवाज आ रही है? अच्छा चलो सुनो, आप ध्यान से सुनोगे ना तो कम आवाज भी बहुत तेज लगेगी आपको, ठीक है? तो सुनो, आपने ना मुझे वो नाम फिर भुलवा दिया आपने। क्या था? बड़ा मुश्किल डिफिकल्ट नेम है। तो ये ना एक आइलैंड की स्टोरी है, जहाँ पे पॉक्यूपाइन नाम के ना एनिमल्स रहते हैं। वो जो एनिमल्स होते हैं ना, वो बहुत कांटे वाले होते हैं, ठीक है? अब यार, अगर आप लोग बार बार मुझे ऐसे करते रहोगे ना, आवाज़ कम है कम है कम है, तो फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, इसको वाईफाई से कनेक्ट करके देखूँ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। चलो ठीक है, जिसको गुरुजी ने सुनवाना होगा ना उसको सुनाई देगा, जिनको नहीं सुनवाना होगा ना उनको सुनाई नहीं देगा। ठीक है गजल? ओके है, आवाज़ देखो अब, है ना? सो ये एक आइलैंड की स्टोरी है, जहाँ पर एक पॉक्यूपाइन नाम के ना एनिमल्स रहते हैं। वो जो एनिमल्स होते हैं, उनके वो ना, मतलब उनकी बॉडी के ऊपर ना बहुत सारे कांटे होते हैं, ठीक है? आ, तो क्या होता है, हाँ, उनकी, एक सेकेंड रुको जरा यार, तुम्हें आवाज, जय गुरु जी मेहर करो। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, उनकी ना बॉडी के अंदर बहुत सारे ना कांटे होते हैं, ठीक है? जो कांटे होते हैं, जैसे कि कैक्टस का पेड़ होता है ना, बिल्कुल ठीक उसी की तरीके से उनकी पूरी बॉडी के ऊपर ना बहुत सारे कांटे होते हैं। और अब ना मैंने सोचा, मैं ना ऐसे कर लेती हूँ ताकि आपके कमेंट्स ही ना दिखाई दें, जय गुरु जी। फिर ने ना टेंशन हो जाती है कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, तो बंदा सत्संग ही भूल जाता है कि कहना की है। और ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझोगे तो आज बहुत वैल्यूबल स्टोरी है ये। और इसको स्टोरी मत समझो, इसको भी सत्संग के भाव से सुनना। तो ये शायद गुरुजी आपके लिए सत्संग शेयर करवा रहे हैं। तो उस दिन ना आइलैंड के ऊपर क्या होता है, जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं, मेट्रो में होते हैं तो एक अनाउंसमेंट होती है ना। ऐसे ही जब हवाई जहाज जा रहा होते हैं तो वहाँ पर भी अनाउंसमेंट होती है कि वो क्या कहते हैं, अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए, राइट? इस तरीके से वहाँ का जो रेडियो होता है आयरलैंड का, वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ पर पॉक्यूपाइंस रहते हैं कि बहुत तेज़ तूफान आने वाला है, एंड बहुत बारिश, और वो मतलब बर्फबानी भी हो सकती है, वो क्या कहते हैं, मतलब बर्फ गिर सकती है, ठीक है? सो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो पॉक्यूपाइंस होते हैं ना, वो एक मीटिंग बुलाते हैं, ठीक है? जब वो मीटिंग बुलाते हैं तो वो क्या डिस्कस करते हैं, वो ये डिस्कस करते हैं कि ना अब तो बहुत ज़्यादा तूफान आने वाला है, तो हम लोगों को ना अपने आप को बचाना होएगा। तो ऐसा करना पड़ेगा कि हमें ना अपना सारा सामान पैक करना होएगा, और हमें ना यहाँ से जाना पड़ेगा, इस जगह से हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि हम सब लोग अपनी जान बचा सकें। और जब तक वो डिस्कशन ही कर रहे होते हैं तो भारी तूफान आ जाता है, और इतनी तेज आंधी बारिश तूफान आ जाता है कि जो पॉक्यूपाइंस होते हैं ना, वो सोचते हैं अब हम क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती उनके पास में। फिर उनके बीच में से ना एक सदस्य कहते हैं कि क्यों ना हम एक काम करें कि हम लोग ना थोड़ा क्लोज क्लोज हो जाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जब सर्दी होती है, घर में हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं ना कि ज़्यादा लोग एक साथ बैठ जाओ। और कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि ब्लैंकेट के अंदर हम एक साथ मिल करके बैठ जाए, तो उससे क्या इफेक्ट होता है
कि जब हम सब लोग बहुत क्लोज आ जाते हैं तो क्लोज होने की वजह से सर्दी जो है ना वो कम हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से वो जो पॉक्यूपाइंस होते हैं ना वो भी ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग ना थोड़ा थोड़ा क्लोज हो जाते हैं। अब जैसे ही उन्होंने ये सोचा कि हम लोग थोड़ा थोड़ा क्लोज हो जाते हैं और जैसे हम क्लोज होंगे सर्दी कम लगेगी, ठीक है। तो अब लेकिन क्या प्रॉब्लम थी उनके साथ कि जो पॉक्यूपाइंस थे उनकी जो बॉडी है ना उसके ऊपर बहुत सारे कांटे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कैक्टस का प्लांट होता है ना कि जिसको छुओ तो कांटे चुभते हैं, ठीक वैसे ही पॉक्यूपाइंस की पूरी बॉडी के ऊपर कांटे होते हैं। अब ये बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है उनके लिए कि या तो पॉक्यूपाइंस एक दूसरे के नजदीक आए, क्लोज हो जाए। अगर वो क्लोज होंगे तो क्या होएगा, क्या होएगा, अगर वो क्लोज होंगे तो एक दूसरे के कांटे चुभेंगे, किसी के ब्लड भी आ जाएगा, किसी को चुभन होगी, किसी को पेन भी होएगा। लेकिन अगर वो अलग अलग रहेंगे, वो पास में नहीं आएंगे तो क्या होगा, तो एक ही जो पॉक्यूपाइन है वो ठंड की वजह से मर जाएंगे। अब उनके पास में क्या एक चैलेंज होता है कि हम या तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल रहें और सब मर जाए एक एक करके, या फिर हम पास में रहें लेकिन एक दूसरे के साथ में जब हम क्लोज क्लोज होएंगे तो किसी को चुभन होएगी, किसी को दुखेगा, किसी का थोड़ा सा ब्लड आएगा लेकिन जान तो बच जाएगी। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमको क्या करना है ना। ठीक उसी प्रकार से अब आंटी आपके सवाल का आंसर है ये। देखो मैं हर बार बोलती हूँ, मैं अपने फीलिंग्स आपके साथ में एक्सप्रेस करके अपनी फीलिंग्स शेयर करती हूँ। और मैं किसी को कोई प्रवचन या कोई वो नहीं करती, लेकिन मैं अपने भाव, अगर आप मुझसे कुछ बात पूछती हो तो मैं उसका आंसर देती हूँ जो मुझे ठीक लगता है। अब उसको लेना है या नहीं लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका भी एग्जाम्पल दूंगी। देखो मुझे क्या लगता है कि जो हमारे गुरुजी हैं, जितना मैंने जाना, वो एक प्रैक्टिकल गुरु हैं। तो प्रैक्टिकल गुरु क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब मेरे मन में कोई भाव आता है, कोई मुझसे कोई क्वेश्चंस पुट अप, मेरे पास ना स्क्रीन पे मैसेज आ गया था कि डाटा खत्म हो गया, तो मैंने कहा वाईफाई से कनेक्ट कर लूं इससे पहले कि सत्संग ही बीच में चला जाए। तो ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि जीवन के अंदर ना हमारे जो रिश्ते होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, हमारे फैमिली के मेंबर्स होते हैं, वो उनको अगर हम समझें तो उनके साथ रहने में क्या बेनिफिट होता है। अब जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया कि या तो उनके पास ऑप्शन थी कि वो अलग अलग हो जाएं और मर जाएं ठंड की वजह से, या फिर उनके पास एक ऑप्शन थी कि वो करीब हो जाएं लेकिन एक दूसरे के कांटों की चुभन और एक दूसरे के साथ में जो पेन है उसको फील करें और अपनी लाइफ को सेव करें। जैसे कि एग्जाम्पल होता है ना कि लाइक एक बंदा होता है जिसको रेस में दौड़ना है, जिसको तो रेस में दौड़ना है वो तो अकेला दौड़ेगा, ठीक है। जिसको रेस में दौड़ना है वो तो अकेला दौड़ेगा, और जिसको दूर तक जाना है, जिसको दूर तक जाना है वो अपने अपनों को साथ लेकर के चलेगा, है ना। सो अब ये बिल्कुल जिंदगी भी ना उसी प्रकार होती है जैसे पॉक्यूपाइंस की होती है। पॉक्यूपाइंस के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि उनको तो वो परमात्मा की देन है कि उनके जीवन के अंदर, उनके बॉडी के अंदर इतने सारे कांटे हैं, वो अपना नेचर नहीं बदल सकते। लेकिन जो आप है, हम लोग जो हैं अपनी शैली चेंज कर सकते हैं। हम दूसरों को नहीं सुधार सकते, हम अपने आप को सुधारें। अपने अंदर हम ये चीज देखें कि जब हम तो किसी के लिए कांटे का काम नहीं कर रहे, हमारी वजह से तो किसी की लाइफ में कोई चुभन नहीं हो रही, हमारी वजह से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये हमको देखनी बहुत जरूरी है। जब हम चीजें देखेंगे ना कि हमारी वजह से किसी की लाइफ में कोई कांटे, हम कांटे ना बने किसी के लिए, हम किसी के दुख का कारण ना बने, हम किसी को प्रॉब्लम ना दें, तो बहुत ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। एंड ऐसे ही मैं इसका एक छोटा सा एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। लाइक कि क्या होता है, आप और मैं, मान लीजिए मेरे घर में बर्थडे है, मेरा बर्थडे है और आपने मुझे कुछ गिफ्ट दिया, ठीक है, या मैं आपको कोई गिफ्ट देती हूँ, तो आप क्या करते हो, क्या जब कोई आपको गिफ्ट देता है आप सेम टाइम उस गिफ्ट को ओपन कर लेते हो? बताओ मेरे को। आज तो मैं आपके साथ में ना वो अभी सत्संग तो नहीं शेयर कर रही ना, अभी तो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ। आप मुझे बताओ, अगर मान लो आपका बर्थडे है, मैं आपके घर आई और मैंने आपको गिफ्ट दिया,
तो क्या वो गिफ्ट इमीडिएट आप खोल देते हो मेरे सामने, इमीडिएट खोलते हो क्या? या मुझे ऐसा कहते हो कि भी ये गिफ्ट तो मुझे पसंद नहीं आया, मेरे को नहीं लेना? बोलो क्या करते हो आप? अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप क्या करते हो? क्या सेम टाइम खोलते हो? बताओ, नहीं खोलते ना। तो ठीक इसी प्रकार से ना, ये जो जीवन है इसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि आपको किसी ने गाली निकाली है तो सेम टाइम उसको गुस्सा कर दो, गाली निकाल दो, है ना। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास गिफ्ट्स आते हैं तो हम उन गिफ्ट्स को ना लोगों के जाने के बाद ओपन करते हैं। और जब हम ओपन करते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि जो गिफ्ट्स तो मेरे मतलब के होते हैं तो वो हम लोग क्या करते हैं, अपने पास रख लेते हैं। जो गिफ्ट्स हमारे को लगता है कि हमारे बिल्कुल किसी काम के नहीं है तो वो हम किसी और को गिफ्ट कर देते हैं। लाइक कि चलो किसी का बर्थडे होएगा तो हम उसको गिफ्ट कर देंगे। और जो हमको लगता है कि आज तो हमारे काम का नहीं है लेकिन हो सकता है आने वाले कल के अंदर ये हमारे काम का हो, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि हम वो गिफ्ट जो है ना वो संभाल करके रखते हैं। ठीक इसी प्रकार हमको आपसी जीवन के अंदर भी व्यवहार करना चाहिए। मान लो मम्मी पापा ने कुछ कहा, हस्बैंड ने कुछ कहा है, सिस्टर ने कहा है, किसी अड़ोसी पड़ोसी ने कुछ कहा, सो ये जरूरी नहीं है कि सेम टाइम हमने वो ताड़ फाड़ करनी है और इमीडिएट उसको एक्शन पे रिएक्शन देना है उनको, मतलब सेम टाइम रिप्लाई करना है, ये जरूरी नहीं होता। हम थोड़ा सोच समझ के भी रिएक्शन कर सकते हैं। अगर हम सोच समझ के रिएक्ट करेंगे ना तो क्या होता है, सामने वाले के पास में भी कंफर्ट जोन आ जाता है। वो भी ये सोचता है कि अरे यार, हाँ यार ये तो सही कह रहे हैं, मैंने इसको जो चीज दी है वो तो इसके काम नहीं आने वाली, तो क्यों ना मैं ही इसको बदल दूं। ऐसे जैसे सपोज मान लो इस समय एडमिशन के टाइमिंग्स चल रहे हैं, बच्चे चाहते हैं कि मैं फोटोग्राफर बनूं, माँ बाप चाहते हैं ये इंजीनियर बने, बच्चा चाहता है मैं डॉक्टर बनूं और माँ चाहती है ये तो सिंगर बने। ऐसी सिचुएशन बहुत सारे घरों में होगी इस समय, क्योंकि सब बच्चों के कॉलेज गोइंग टाइम हो गया, उनके एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट होंगे, किसी ने किसी के कॉलेज में एडमिशन लेना है। बच्चों के भी मेरे पास में इस तरीके के कुछ बच्चों ने मेरे से डिस्कस किया कि आंटी मेरे तो मम्मा मेरे को जबरदस्ती इस फील्ड में डाल रहे हैं। तो क्या है कि अगर आप मम्मी पापा को ना इमीडिएट रिएक्ट करोगे बेटा, तो उसमें क्या होता है कि इमीडिएट अगर हम, सॉरी आज थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, अगर हम पेरेंट्स को इमीडिएट बोलेंगे ना कि नहीं मेरे को तो नहीं ये स्टडी नहीं करनी, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे फलाना नहीं बनना, ढीमका नहीं बनना, तो पेरेंट्स को भी बुरा लगेगा। और ऐसे ही अगर आप इमीडिएट बच्चों के ऊपर ये थोप दोगे कि नहीं तेरे को तो डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, तेरे को तो इंजीनियर ही बनना पड़ेगा, तो बच्चे क्या करेंगे, इमीडिएट वो रिएक्शन देंगे। तो वो कहते हैं ठंडा करके खाना चाहिए, गरम गरम खाने से क्या होता है, मुंह जलता है। तो ऐसी सिचुएशन हम, ये दोनों साइड से होता है, एक इंडिविजुअल बंदे से नहीं होएगा, ये दोनों से होएगा। हमको कोशिश करनी है कि हम अपने बच्चों को साथ लेकर के चलें। अगर मेरे बच्चे को लगता है मुझे कॉमर्स साइड में नहीं जाना है, मुझे मतलब बिजनेस मैनेजमेंट में जाना है, या मुझे कहाँ जाना है, तो बच्चों को बेसिकली थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप उनको अपना सजेशन बताइए लेकिन उनको थोड़ा सा ना टाइम दीजिए। मतलब इट विल टेक टाइम कि वो डिसाइड करेंगे कि हाँ मम्मा ठीक कह रही है, इसमें मेरा फ्यूचर ब्राइट है। या बच्चों को, पेरेंट्स को भी लग सकता है कि अरे नहीं यार, चलो मेरे बच्चे का इंटरेस्ट अगर सिंगिंग में नहीं है तो मैं उसको जबरदस्ती सिंगर नहीं बना सकती ना। मान लो मैं सिंगर हूँ, या सपोज करो मुझे नाचना गाना पसंद है तो मैं अपने बच्चों को भी उसी लाइन में डाल दूँ। या मेरे को कहते कि डॉक्टर हूँ मैं, और मैं डॉक्टर और मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, तो जरूरी नहीं है कि मैं जबरदस्ती, क्योंकि मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं ना नर्सिंग का कोर्स करूँ, क्योंकि वहाँ की जो हेड नर्स थी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, मेरी आंटी पंछी आंटी, उनकी बिटिया और मेरा बहुत अटैचमेंट था और हम साथ में रहते थे। तो आंटी ने मुझे भी बोला कि उन्होंने ना अपने तीनों बच्चों को नर्सिंग में डाला, आज वो तीनों बच्चे फॉरेन कंट्री में हैं। और लेकिन उन्होंने मुझे बोला, बट मेरे को पता है कि मेरी वो सोच ही नहीं है, और मैं, मेरे मन में सेवा भाव तो है लेकिन मेरा वो नहीं है मेरे अंदर की, लाइक मैं किसी का ब्लड नहीं देख सकती हूँ, मैं किसी को चोट में देख नहीं सकती हूँ, मैं तो हाई तोबा मचा दूंगी, उस समय परेशान हो जाऊंगी। सो उसमें क्या होएगा कि वो जो फील्ड मेरी है ही नहीं, जिस बारे में मैं सोच ही नहीं सकती, तो मैं वो काम कर ही नहीं सकती। मेरा इंटरेस्ट क्या था, टीचिंग लाइन में, तो मैं टीचर बन गई। और आज मैं आपको ना अपना छोटा सा एक एग्जाम्पल भी दूंगी लाइफ के अंदर, स्टेप बाय स्टेप हम मूव करेंगे।
ज़रूरी नहीं होता है कि बहुत पैसा होने से बहुत कुछ आता है, ठीक है। ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि जो बहुत पढ़ लिख जाता है वो बहुत अच्छा इंसान बन जाता है, ये वो बहुत स्टैंडर्ड के जॉब प्रोफाइल में जाता है, ये भी ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों के लिए हमको गुरुजी की और अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स चाहिए होती है, हमको रब का आशीर्वाद चाहिए होता है, हमको अपना मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज मैं एक अपना रियल सत्संग, अपनी लाइफ की स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी कि जो मेरे पापा हैं वो डीटीसी में ड्राइवर थे। एंड उस समय में ना साइकोलॉजिकल, जैसे मैंने बताया कि कोरोना अगर चला भी जाएगा तो 1 साल 1.5 साल तो हमको लगेगा इस चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट करती हैं। तो आपको मैं अब जो देखो, अगर मैं ये जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ ना, ये सुनने के बाद बहुत लोगों के अंदर तो कहते हैं कि एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होएगा, कुछ लोगों को तो समझ आएगी और कुछ लोगों को क्या होएगा कि वो शायद मुझसे बात करना भी छोड़ देंगे। वो सोचेंगे कि ये तो बहुत छोटी सी फैमिली से बिलोंग करती है और ये तो अनपढ़ है, ये पढ़ी लिखी नहीं है ना। तो वो कहते हैं अपनी अपनी सोच होती है सबकी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आज ये चीज़ शेयर कर रही हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मुझको लगता है कि गुरुजी के यहाँ पर हम आए हैं तो हम पॉजिटिव ज़्यादा लेंगे, नेगेटिव कम लेंगे। तो मैं आपको बताऊं, मेरे पापा डीटीसी में ड्राइवर थे और मेरे को ये लगता था साइकोलॉजिकली कि मेरे पापा तो ड्राइवर है और जो एक ड्राइवर होते हैं उनकी तो तनख्वाह बहुत कम होती है, और वो कैसे, उनके 3 3 बच्चे हैं, वो उनको कैसे इतना पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और उनके लिए बड़ा मुश्किल होता होगा, क्योंकि किसी भी रिक्शा पे या बस में जो ड्राइवर होते हैं सोच होती है ना कि बहुत छोटा वाला काम होता है, क्योंकि हमारी एक्चुअली में काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सोच छोटी बड़ी होती है। तो वो उस समय मैं बच्ची थी तो मेरे बच्चों के अकॉर्डिंग सोचती, तो मुझे ये लगता था कि नहीं, मेरे को ना जॉब करनी है, मेरे को अपने पापा की ना हेल्प करनी है, मेरे जो छोटे भाई बहन है वो पढ़ने लिखने चाहिए, और मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं पढ़ना। तो लेकिन परमात्मा जब बनाने पे आता है तो वो बहुत कुछ बना देता है। मेरा 12th का रिजल्ट भी नहीं आया था, ये 1997 की बात है, मेरा उस समय 12th का रिजल्ट भी नहीं आया था। तो मेरे बिल्कुल सामने ना एक ज्ञानदीप स्कूल था, वहां पर मैंने 400 रुपीज से जॉब स्टार्ट करी। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मा का ना एक ड्रीम था, हमको एक शौक था, क्योंकि हमारे वहाँ एक आंटी रहती थी जो हिमाचल से आई हुई थी, डोगरा थे वो लोग, डोगरी भाषा बोलते थे। सो उसमें क्या होता था कि वो ना क्या करते थे कि अखंड जोत जलाते थे, उनके यहाँ पर ना अखंड जोत जलती थी। तो उस समय में मतलब ना मेरी मम्मा को भी बहुत क्रेज होता था, बहुत शौक होता था इस चीज़ का कि हमारे घर में भी अखंड जोत जले और हम भी माता रानी के नवरात्रों में अखंड जोत जलाएं। तो उसके अंदर मुझे बस यही था, मैंने भी माता रानी को बोला, मैंने कहा जब मेरी जॉब लग जाएगी तो सबसे पहले ना मैं आपको आपके घर, अपने घर में, मतलब मेरी नेचर है, मैं उनको यही कहती हूँ कि आपके घर में आपकी अखंड जोत जलाएंगे। सो मैंने 400 की जॉब स्टार्ट करी। एंड जब मैंने 400 की जॉब स्टार्ट करी तो पहली सैलरी से हमने अपने घर में अखंड जोत जलाई, और धीरे 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 करते हुए, कहते हैं कि अगर इंटेंशंस क्लियर होती हैं, साफ होती है नियत साफ, तो कारज रास, और अगर हमारी भावनाएं सच्ची और भगवान के प्रति हमारा प्यार निष्ठा सच्चा होता है तो ना हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, लाइफ में परमात्मा साथ देता है। तो उसके बाद में मैंने 400 की जो जॉब करी, 400 से मुझे सीधी जो जॉब मिली वो 700 की मिली, क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं ना, कहते ना करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जात है और सिर पर परत निशान। तो जो अगर रस्सी बार बार आती जाती तो जो सिल्ली होती है ना, सिल के ऊपर भी निशान पड़ जाता है, जबकि रस्सी के अंदर ऐसे कोई चीज नहीं होती है। तो मैं आपको बताऊं उसमें क्या हुआ कि मैंने जब अपने लिए कोशिश करी कि मैंने उसी एरिया का एक बेबकर इंटरनेशनल स्कूल है, वहां पर 700 से जॉब स्टार्ट करी। 400 से मैं सीधा 700 की जॉब में आई, और फिर मुझे पता चला कि जैसे जैसे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा था वैसे वैसे मुझे अपने ऊपर भरोसा बनता जा रहा था कि मैं अच्छा कर सकती हूँ।
जबकि मैंने आज तक कोई नर्सरी टीचर ट्रेनिंग नहीं की, कुछ नहीं किया मैंने। और लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स, माता रानी की ब्लेसिंग्स की मैं आपको बताऊं कि जब मैंने वो 700 से सीधा मेरे को पता चला किसी जैक एंजल स्कूल के अंदर जॉब निकली है। सो मैं वहाँ गई, वहाँ कमांडर शर्मा थे, वहाँ वाला जो कमांडर था उसका भी नाम कमांडर शर्मा था, उनका स्कूल था। और उन्होंने मेरे पास में वहाँ पर जो है जॉब के लिए आया, तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या आपने एनटीटी कर रखी है। तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने एनटीटी तो नहीं कर रखी। तो बोले कि फिर आप नर्सरी टीचर की जॉब कैसे कर सकते हो, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होनी ज़रूरी होती है। तो मैंने कहा कि आप मुझे एक छोटी सी बात बताएंगे सर। कहते हैं हाँ जी पूछो। मतलब मैं इंटरव्यू देने गई थी, लेकिन मैं उनका इंटरव्यू लेने लग गई। मैंने कहा आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, हो सकते बहुत सारे लोगों को ये काम भी आ सकती है चीज़। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा मुझे बस इतना बताइए कि एनटीटी करने से ऐसा क्या होता है जो मैं नहीं कर सकती। आप मेरा एक बार ही एनटीटी वालों का, जैसे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करके जो लोग आते हैं, आप उनका कोई तो टेस्ट लेते होगे, कुछ करते होगे, तो मैंने कहा आप वो मेरे से करा करके देखिए। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको ड्राइंग आती है। तो मैंने कहा उस समय बस मुझे यही था कि मुझे कहीं भी हार नहीं मानी। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आती है, जबकि नॉट इवन अ सिंगल फ्लावर मैंने कभी ड्रॉ नहीं करा था। लेकिन कहते कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। उन्होंने बाय चांस मुझे एप्पल ड्रॉ करने के लिए बोला, और क्योंकि ये सब चीजें तो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के बीच में पार्ट होता है ना, तो मेरे को एक एक करके उन्होंने मेरे से ना एक बार नहीं, कम से कम मेरे से 10 एप्पल बनवाए। और जब उन्होंने देखा कि मेरे 10 के 10 एप्पल की शेप एक ही जैसी आ रही है, तो उन्होंने मुझे फिर और शीट दी, और बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली मुझे। मतलब राइम बोलने के लिए बोला, हिंदी राइम रेसिटेशन थी और इंग्लिश में थी, सारा कुछ हुआ। तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो ठीक है, आपका ना जॉब कंफर्म है, आप ना कल से आ जाना। तो मैंने कहा ओके ठीक है डन। और लेकिन इन बिटवीन जैसे ही मैं घर जा रही थी, मुझे किसी ने बताया कि सीवी रमन स्कूल है, गुरु कैसे साथ देता है। मेरे मन में एक भाव था कि ये जॉब तो मुझे मिल ही चुकी है, इन्होंने तो मुझे बोल ही दिया कि आप कल से आ जाना, लेकिन अभी तो कल से में बहुत टाइम पड़ा है। और मुझे पता चला कि सीवी रमन में इंटरव्यू है, मैं वहां गई, मैंने वहां पर भी वो इंटरव्यू क्लियर किया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और इंक्रीज हो गया। फिर मुझे वहीं पर करते करते पता चला कि हमारा रोहिणी में एक जैसे माउंट आबू सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पर भी ना आज इंटरव्यू है, और 3 o'clock सबका इंटरव्यू है। तो मुझे लगा, मेरी जो फ्रेंड्स थी वहां पर, उन्होंने मुझे बोला कि सोनिया क्या चले वहां पर। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलते हैं ना। तो वहां जब मैं गई तो सेम वहां पर हुआ। वहां पर हमारी मैम थी मृदुला मिश्रा, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, एंड उन्होंने मुझे बोला कि देखो मेरे अकॉर्डिंग तो आपका सब कुछ क्लियर है। मैंने उनको बताया, मैंने कहा आई हैव नो डिग्री एंड आई हैव नॉट डन एनटीटी, और मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। मैं आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल टू स्पीक इन इंग्लिश, मुझे तो इंग्लिश में बात करना भी नहीं आता। तो उन्होंने बोला कि तुझे जितना आता है ना उतना मोर देन सफिशिएंट है हमारे लिए। एंड बाकी जो है ना, वो ज्योति अरोड़ा जो है, वो हमारी जो प्रिंसिपल मैम है, अब मुझे उनका नाम पता है, तो पहले नहीं पता था, पर जब परमात्मा ने करना होता है ना, उन्होंने कहा हमारी प्रिंसिपल मैम अभी नैनीताल गई हुई है, जब वो आएंगी ना तो वो डिसाइड करेंगी। मेरे को 1500 की जॉब वहां मिल रही थी जैक एंड जिल में, वही 1500 की जॉब मैंने माउंट आबू में करना प्रेफर किया। क्यों? क्योंकि वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, बड़ा स्कूल था, बिग अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास कि आगे जाकर के फ्यूचर में मैं कुछ सीख सकती हूँ। और कहते परमात्मा अगर हाथ पकड़ने पे आ जाता है तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और हुआ मेरे साथ। जो लेडी आई वो मेरी पड़ोसन थी, मुझे नहीं पता था कि वो स्कूल की ऑनर है, क्योंकि उसकी शादी हुई हमारे घर पे। उसको जो घर उन्होंने एक्सचेंज किया था वो मंगोलपुरी में रहती थी। वहां मुझे और अपर लेवल का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ, वो ये कि वो जो दीदी थी वो मंगोलपुरी से आई और रोहिणी में रहने लगी। मेरे पापा ने उनको मकान यहाँ पर लेकर के दिया था। और उसके बाद में अरे इतने बड़े स्कूल के मतलब प्रिंसिपल बन गई। वो कैसे बनी? तो पता चला शमी नारंग के साथ उसकी शादी हो गई है, तो वो प्रिंसिपल बन गई है। एंड बिलीव करोगे, उसने मेरा इतना साथ दिया
उस समय मुझे दुख होता था, मैं रो पड़ती थी, क्योंकि क्या करती थी वो, उसने तो जो किया मेरे लिए अच्छा किया। उसने अच्छा क्या किया कि वो क्या करती थी कि अपने बच्चों को शालीमार बाग से आती थी, पेरेंट्स के घर छोड़ती थी, छोटे थे उसके बच्चे, और फिर वो जाती थी स्कूल में। तो उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि भी ये मेरे साथ ही चला करेगी और मेरे साथ ही आएगी। लेकिन मुझे ये लगता था कि ये तो ना मेरे पीछे पड़ गई है। अगर वो 4 बजे तक नहीं उठती थी, वहां से नहीं निकलती थी, तो मुझे भी 4 बजे तक स्कूल में रहना पड़ता था। जबकि मेरी जो जॉब थी वो 2 o'clock तक थी ना, 2:30 तक हमारी ऑफ हो जाती थी। लेकिन उस समय वो बोझ लग रहा था। बाद में पता चला, एक दिन जब मैं बहुत रोई, मैंने अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मा को बोला, मैं कहा मेरे को नहीं करनी है जॉब यार, वो इतना तंग करती है, कोई बात थोड़ी होती है, मुझे बिठाई रखती है वहां पर। और मैं बाहर बैठी थी, उसकी मम्मी ने मेरे को बुलाया कि अब जब ज्योति आएगी ना मैं तेरे को बुलाऊंगी, तेरी आमने सामने बात करा दूंगी। तो मैंने ना मैं वहां गई, मैं बाहर बैठी थी, तो उसकी मम्मी ने उसको बोला कि तू सोनिया नू इन्ना तंग क्यों करनी हैगी है, तेन नहीं पता हाले बच्ची हैगी है, तू इन्ना टॉर्चर करनी है, कोई तरीका है? वो बेचारी रोंदी है घर आके कि मेरे को दीदी इन्ना कम लैंदी है, इन्ना कम लैंदी है। तो उनकी जो वर्डिंग थी ना, सुन करके मेरे को इतनी खुशी हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने कहा कि मम्मा मैंने उसके अंदर ना टैलेंट देखा है, मैंने उसके अंदर टैलेंट देखा और मैं उसको ऑलराउंडर बनाना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जीवन में जो काम वो करना चाहे वो कर सके, उसको कभी पीछे मुड़कर देखना ना पड़े। वो जब शब्द मैंने उसके सुने तो मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे को इतना रोना आया अपनी सोच के ऊपर कि कई बार ना हम दूसरों को ना नेगेटिव ज्यादा लेते हैं। हमको ये लगता है कि वो फलाना बंदा ना हमारा दुश्मन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार परमात्मा कुछ हमारे अच्छे के लिए भी कर रहा होता है। मुझे नहीं पता ये आंसर किसके लिए गुरुजी ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी की तो कहते हैं ना, गुरुजी कब से हमारी जिंदगी में होता है ये हमको पता भी नहीं होता। तो ठीक वैसे ही हुआ, और उन्होंने क्या करना, जैसे ही समर वेकेशंस भी होने, और आप बिलीव करोगे कि वो वहां पर जो हमारे बलबीर मैम थी, उनको, बलबीर कौर को, उसने बुलाना, कहना कि इसको ना आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा। सब कुछ उन्होंने मुझे सिखाया, सब कुछ। मेरा बीए का एग्जाम भी उन्होंने भरवाया, फॉर्म भरा मेरे लिए कि फीस मैं दूंगी लेकिन तुझे पढ़ना है। मैं आपको बता नहीं सकती, जिंदगी के अंदर फरिश्ते बहुत कम लोगों को मिलते हैं। मुझे मिला ज्योति अरोड़ा के रूप में, जिसने मुझे बनाया। और आज मैं अगर कुछ भी हो ना तो मैं मानती हूँ वो, और वो मुझे उसने एक चीज सिखाई थी कि सोनिया, तूने कभी ना कंफ्यूज नहीं होना किसी पेरेंट्स के सामने, और तूने कभी ना घबराना नहीं है, और फुल ऑफ कॉन्फिडेंट रह करके तूने बात करनी है। सो व्हाट, तेरे को इंग्लिश नहीं आती, कोई यहाँ पर ना वो वोकैबुलरी नहीं देखने आ रहा ना, आपकी वो क्या कहते हैं कि वो जो भी होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक सब में होती हैं। बस एक चीज याद रख, जो बोलना है कॉन्फिडेंट होकर के बोलना। अगर तू कॉन्फिडेंट होकर के गलत भी बोलेगी ना तो लोगों को वो सही लगेगा। ये एक शिक्षा उसने मुझे दी, और उसके बाद मैंने जिंदगी के अंदर इतनी तरक्की करी, इतनी तरक्की करी कि कहाँ मैं एक नर्सरी टीचर थी, असिस्टेंट नर्सरी टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर बनी, सब कुछ बनी, योगा टीचर बनी, म्यूजिक टीचर बनी, क्या नहीं करवाया ज्योति दीदी ने मुझसे। और उसके बाद में वो मेरे कब काम आया, जब मैं शादी हो गई, नैनीताल शिफ्ट हो गई, नैनीताल गई तो वहाँ पर मुझे वहाँ एक्चुअली में मुझे इन सब चीज़ों का वहाँ पर बेनिफिट पता चला कि मेरे अंदर क्या हुनर उन्होंने डाल दिया कि मेरे को, जिस गांव के एरिया के अंदर लोग 500, 600, 700 रुपए की जॉब करते थे, वहाँ फर्स्ट जॉब मुझे 2500 रुपए की मिली। ये 2000 की बात है, 2000 सन की बात है, कि जब मुझे 2500 की जॉब वहाँ के इलाके में मिली, जो कि एक गाँव था। और उसके बाद में फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुई, फिर मेरे धीरे धीरे बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए। उसके बाद जब मैंने जॉब स्टार्ट करी तो हर वो चीज़, मैं उस स्कूल में तो नहीं गई क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ मैं दोबारा नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो एक सिस्टम बन चुका है ना टाइम का, वो टाइम बाउंडेशंस, क्योंकि एक बार मैं गई थी जब नई नई शादी हुई थी, तब बच्चे नहीं थे। मैं रजौरी गार्डन में रहती थी, रघुवीर नगर के पास में, वहाँ मतलब वहाँ सॉरी टैगोर गार्डन है जो रजौरी गार्डन के पास, तो वहां मैं रहती थी। और वहां से मुझे यहाँ से वहां जाना होता था, इतनी लेट मुझे कर देती थी कि मेरे को रोज यहाँ से जा करके डिले हो जाता था। तो बाद में जब मैं नैनीताल शिफ्ट हुई, बच्चे हुए, उसके बाद हम दिल्ली शिफ्ट हुए, तो मैं वापस उस स्कूल में नहीं गई।
लेकिन मैंने दूसरे स्कूल में जॉब करी, नॉर्थ एक्स पब्लिक स्कूल में करी। फिर पोल्स को बताऊं कि मेरे को इतनी मतलब जो मेरे को कुछ नहीं आता था वो सब चीज़ें, क्योंकि ऐसे लाइफ के मैं दौर में आई कि जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी और आई वॉज द ओनली कहते ब्रेड विनर फॉर माई फैमिली। तो उस समय में मेरे को वो चीज़ों की वैल्यू पता चल रही थी कि आज सिर्फ मैं अकेली हूँ, मुझे कमाना है। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो नहीं कमा सकते, वो कहीं जा नहीं सकते। तो उस केस के अंदर मुझे अपने बच्चे भी पालने हैं, उनको अच्छी स्टडी भी देनी है। तो मैं वहाँ पर मैं क्या करती थी, इन्विजिलेटर की ड्यूटी भी करने जाती थी मैं। मतलब समर वेकेशंस में भी छुट्टी नहीं लेती थी, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स होते हैं उनको 1 मंथ की सैलरी मिलती है, 1 महीने की नहीं मिलती। और 1 महीना मैं क्या करूँगी, मैं ये सोचती थी। तो मैंने वहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट भी सिखाया, डांस भी सिखाया, मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं। इनफैक्ट मैंने जैसे कि बताया कि आई एम नॉट कंफर्टेबल टू स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कराया लोगों को, बच्चों को। तो इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला गया। और कब मैंने 2008 के अंदर अपना स्कूल स्टार्ट करा, किड्स ड्रीम प्ले स्कूल के नाम से, जो कि मैंने 2015 में जब गुरुजी के पास आई तो गुरुजी ने वो बंद करवाया। इतने सालों का सफ़र जो मैंने तय करा और बहुत अच्छे लेवल पे, तो वो गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी गिरने नहीं देना। जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करना। और कुछ एक लोगों के लिए जो जिन्होंने बोला कि सोनिया आंटी, गुरुजी ने हमें अपने चरणों से दूर कर दिया है, हमारे साथ में ऐसे हो गया, ऐसा गुरुजी ने क्यों किया क्यों किया। तो मैं गुरुजी से ना बस बार बार, उस समय जब मैंने बताया ना, को किसी को क्या बोलूं मैं कोई ज्ञानी थोड़ी हूँ, मैं तो खुद डबल जीरो हूँ। गुरुजी की ABCD नहीं जानती, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश रहती है कि अगर कोई प्यार से पूछ रहा है ना, तो उसको कुछ ऐसी बात बोल दो कि उसके जीवन पे उसका अच्छा इफेक्ट पड़े, उसका कोई नुकसान नहीं हो, उसका फायदा हो। तो वो कैसे होता है कि आज मैं आपके साथ में एक छोटी सी शब्द बानी और शेयर करूंगी। वो कहते हैं ना, खोटे कर्मा तो क्या, खोटे कर्मा तो भी सारे मेरे साहिबा जी, क्या था, ऐसे ही कोई शब्द बानी है, मुझे याद नहीं आ रहा थोड़ा सा। खोटे कर्मा ने भी सारे तेरे चरना तो, कृपा करके मेलो बाबा जी। सो क्यों, ये क्या है, इसका एक सत्संग है कि एक मुसलमान था जो कि शहंशाह था। और वो शहंशाह क्या करता था, वो गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार में जाता था, उनकी पूजा अर्चना करता था, उनके साथ में उनसे जुड़ा हुआ था, बहुत सेवा करता था उनकी, और बहुत अच्छा व्यक्ति था। पर कहते जब जिंदगी के अंदर एक मोड़ ऐसा आता है कि कई बार हम ना राह भटक जाते हैं, और उस राह भटकते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते कि हमसे कुछ गलत हुआ होगा कि गुरु ने अपने चरणों से दूर करा है ना। गुरु कभी अपने माँ बाप कभी अपने बच्चों को अपने से दूर करते हैं, नहीं करते ना, हम हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी ना सोच गलत हो जाती है, हमारी ख्वाहिशें इतनी बढ़ जाती हैं, हमारी सोच और हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो जाते हैं। हम छोटी सी दुनियावी चीज़ों के पीछे कई बार अपनी अच्छी चीज़ें, अच्छी सीख को छोड़ देते हैं। सो जो वो शहंशाह था, उसका मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा, उन्होंने क्या करा कि वो एक, सॉरी टू से बट सत्संग है तो सत्संग के तरीके से ही मुझे करना पड़ेगा कि शब्द बानी में जो था, क्योंकि सत्य का संग होता है, इसको रॉन्ग सेंस में मत लेना। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए अंकल या आंटी ये चीज़ बोल रही हूँ। तो उसमें क्या था कि जो वो शहंशाह थे, वो बहुत अच्छी गुरुजी की सेवा करते थे, प्यार करते थे उनसे, बहुत उनकी आज्ञा में रहते थे। पर एक बार क्या होता है, वो गलत उसमें पड़ जाते हैं, वो किसी वैश्या के चक्कर में पड़ जाते हैं और वो अपना गुरु के पास जाना छोड़ देते हैं। और इतना दुख पाते हैं, इतना दुख पाते हैं, क्योंकि वो अपने आप से घृणा करने लगते हैं, अपनी जिंदगी से। क्योंकि उनको कई बार लगता है कि मैंने अपने गुरु को छोड़ करके मैं किस गंध में आकर के बैठ गया हूँ, और मैंने अपनी जिंदगी को स्पॉइल कर लिया है, और इस जिंदगी के अंदर मैं ऐसा फंस गया हूँ कि कुछ नर्क ऐसे ना, कुछ कुंभी नर्क इस टाइप के होते हैं कि जिसके अंदर
एक इस टाइप का दलदल होता है कि उसके अंदर जाना तो बहुत इजी होता है, लेकिन उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन के अंदर कोई भी परिस्थिति आए, हमेशा अपना हाथ गुरु के हाथ में दो कि गुरुजी आप मेरा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि मैं तो हो सकता है कभी भी किसी भी सिचुएशन में, क्या होता है ना, बच्चे को बहुत सुंदर खिलौना दिखाई देता है, मम्मी का हाथ पकड़ी हुई होती है उंगली, और वो छोड़ करके खिलौने के पीछे भाग जाता है। कोई आइसक्रीम दिखती है उसके पीछे भाग जाता है, या फिर उसको लगता है कि सामने गड्ढा आ गया है तो मम्मी का हाथ छुड़ा के भागता है अपने आप को बचाने के लिए कि मैं गड्ढे में ना गिर जाऊं, लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो डबल दुगने गड्ढे में गिर सकता है। तो कई बार हम ना गलत रास्ते पे पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि दीवार में अगर कील को ठोक दिया जाए और निकाल भी लिया जाए तो उसका इम्प्रेशन रहता है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि सत्संग होता है तो सत्संग को सुनिए। क्यों सुनिए? क्योंकि आप जो सुन रहे हो कहीं ना कहीं कोई छोटी सी कोई एक आध बात तो आपके अंदर रह जाएगी ना, जो आज आपके काम नहीं आ रही, हो सकता है आने वाले कल में आपके काम आ जाए। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है, जैसे कि मैंने बताया कुछ गिफ्ट्स हमारे आज काम के होते हैं। मान लो मेरी नई नई शादी हुई है और मेरे को कोई ऐसा गिफ्ट दे गया है जो कि मेरे काम का नहीं है, लेकिन कई बार होता है ना लोगों को पता नहीं चलता, या मेरा बच्चा बड़ा है और कोई मेरे बच्चे को वो गिफ्ट दे गया जो कि छोटे बच्चे के काम आता है और वो उसके काम का नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फेंकते थोड़ी, हम रखते हैं कि चलो नया बच्चा होएगा तो वो खेल लेगा, वो कपड़े के पहन लेगा, ड्रेसेस छोटी हो जाती हैं तो होता है ना कि चलो आने वाला बच्चा पहन लेगा। तो इस तरीके की चीजें। सो इसी प्रकार से कुछ सत्संग ऐसे होते हैं आज आपको लगता है हमारे लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन हो सकते हैं आने वाले कल में हो, या फिर हो सकता है किसी अपने के साथ में कोई आपका अपना ऐसी सिचुएशन में हो, उसके साथ शेयर करने के काम आ सके। सो हर सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर मान लो इस समय जितने भी लोग सत्संग सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वो आगे शेयर करें लोगों के साथ, या आगे एक आध ग्रुप के अंदर अगर शेयर करें तो पता नहीं किस किस को कौन कैसी सिचुएशन में दुख की घड़ी में हो तो आप उसको रब से कनेक्ट करने की, गुरु से जोड़ने की सेवा कर सकते हो। सत्संग शेयर करके सत्संग सुनाने की सेवा आप कर सकते हो। तो क्या होता है कि वो व्यक्ति मतलब ना गुरु के चरणों से अलग हो जाता है, बट कहते हैं ना कि उसने जो इतने साल तक गुरु जी की सेवा करी थी तो कहीं ना कहीं वो सेवा रंग लाती है। और थोड़ा बहुत कहते हैं, मान लो आपने 100% गुनाह कर दिए, पर कई बार 1% कोई आपने कोई पुण्य का कार्य ऐसे किया होता है कि वापिस आपको ईश्वर मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि एक बार की बात है, वो जो व्यक्ति थे वो कहीं पे जा रहे होते हैं और अचानक से जो गुरु गोविंद सिंह जी है, या जो भी वो गुरुजी थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो जो गुरु गुरु मैं तो उनको गुरु गोविंद सिंह ही, मेरे को तो सिर्फ नाम ही गुरु गोविंद सिंह जी का याद रहता है। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी जब उसके पास से गुजरते हैं, वो उसको देखते हैं और कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि वो उस समय वैश्य के साथ बैठा होता है, लेकिन उसको दूर से आते हुए वो दिखाई देते हैं। तो उसके अंदर का ना वो प्यार गुरु के प्रति वो उठता है और कोई एक अच्छा कर्म जो होता है उसको वापस गुरु के पास लेकर के जाता है। और वो कहता है कि मैं ना अपने गुरु के पास में, कहते हैं ना कि भी मत्था टेकना है, वो सोचता है। तो वो ऐसे जा रहा होता है देखने के लिए कि मैं दूर से ही उनको देख करके खुश हो जाऊंगा। तो जैसे ही वो वहां से निकलता है तो गुरु जी भी उसको देखते हैं और गुरु जी उसके पास पहुंचते हैं और उसको कहते हैं कि मतलब मुझे उनका नाम नहीं पता, जो भी उनका नाम था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इस स्टोरी को, मतलब इस शब्द बानी को सुने हुए। तो अभी अचानक गुरुजी ने मन में भाव दिया, पता नहीं किसके लिए है। तो वो उनको कहते हैं कि क्या बात है, तू जो है हमारे पास आता नहीं। तो कहने लगे कि मैं ना आपके पास आने के लायक नहीं रहा। तो बोले ऐसा तो कभी भी कुछ नहीं होता, क्यों आने के लायक नहीं रहा? गुरु के पास तो कभी भी और किसी भी सिचुएशन में कोई भी इंसान आ सकता है, तो तू साडे चरणा दे विच आया कर। तो उन्होंने कहा कि ना मैं बड़े ऐसे दलदल में फंस गया हूँ, मैंने एक वेश्या के साथ में रह रहा हूँ और उसके साथ में मैंने शादी कर लिया, और समझो उस वेश्या से मेरे 6 बच्चे हो चुके हैं, 6 बेटे हो चुके हैं और 7वां बेटा मेरा होने वाला है। तो मैं ऐसे दलदल में फंस गया हूँ, मैं अब आपके पास आने के लायक नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि देख ऐसा कुछ नहीं होता, पर अगर तेरे मन का ये भाव है तो तू एक काम करना, अब जब तेरा 7वां बच्चा होएगा ना उसको मेरे पास लेकर के आना, तो उसका नाम जो है ना हम रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो जाता है और जब उसका 7वां बच्चा पैदा होता है तो वो वैश्या को बोलते हैं इसका नाम तो मेरे गुरुजी रखेंगे,
तो मैं उनके पास जा रहा हूँ नाम रखवाने के लिए। और जब वो पहुंचता है तो जो गुरु गोविंद सिंह जी है वो उसका नाम नारायण रख देते हैं। तो वो ये कहते हैं कि इसका नाम नारायण है, अब इसको जब भी बुलाना नारायण कह करके बुलाना। तो जैसे जैसे, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या सोचा, वो गुरु थे ना, उनको वो उसके पिछले जो जितना भी टाइम उन्होंने उनकी सेवा करी थी उसका फल उन्होंने उनको दिया, बख्शीश दी। वो बख्शीश कैसे दी कि उन्होंने बुलाया और उसके बेटे का नाम नारायण रखा और उन्होंने बोला कि अब इसको क्या होगा, आप खुद सोचो उन्होंने क्यों रखा था उसका नाम नारायण। क्योंकि जब जब वो नारायण को बुलाएगा तो उसके मुख से नारायण यानी ईश्वर यानी रब का नाम निकलेगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी उसका नाम नारायण रखा। और उस समय में क्या होता है कि जब भी वो बुलाता, नारायण मुझे जल दे दे, नारायण मुझे पानी दे दे, नारायण मेरी सांस घुट रही है, नारायण मेरे को बचा ले, नारायण मैं मरना नहीं चाहता, नारायण मेरे श्वास उखड़ रहे हैं, मेरे मुंह के अंदर गंगा जल डाल दे, वो बार बार नारायण कर रहे थे। और ईश्वर को पता था, गुरु गोविंद सिंह जी को पता सी कि वो जो नारायण नारायण कर रहा है वो अपने बेटे को बुला रहा है, वो मुझे नहीं बुला रहा। लेकिन उनको ये भी पता था कि इसने चाहे अपने बेटे के चक्कर में ही सही नारायण नाम तो पुकारा, मेरा नाम तो पुकारा इसने, तो मुझे इसको इस भवजल से पार लगाना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार जो परमात्मा ईश्वर होता है ना, उसके लिए कोई बच्चा भला बुरा नहीं होता। उन्होंने डाकू को भी तारना है, उन्होंने किसी हिंदू को भी तारना है, मुस्लिम को भी तारना है, उनके पास में कोई चोर आ जाएगा उसको भी तारना है, उनके पास कोई वेश्या आएगी उसको भी तारना है, क्योंकि वो रब है। वो कहते हैं जिसका रब उसका सब, और रब के लिए सारे, कहते हैं ना माँ बाप के लिए पांचों उंगलियां बराबर होती हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। तो ठीक इसी प्रकार से ईश्वर है, ईश्वर से सिर्फ प्यार कीजिए, जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। ऐसे बहुत से सत्संग, बहुत से उदाहरण है कि हम कई बार लोगों के चक्रों में आकर के अपने ईश्वर की भक्ति से रुष्ट हो जाते हैं, उनके चरणों से दूर हो जाते हैं, जो कि हमको नहीं होना चाहिए। कोई बात बुरी लगी होगी तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। एंड अब मैं आपके ये कमेंट्स देख लेती हूँ। गुरुजी सबको ब्लेस करें, बहुत सारी खुशियाँ दें। और शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना तृप्ता दीदी, जय गुरुजी, जय गुरुजी आंटी, सभी को जय गुरुजी। गुरुजी सबको ब्लेस करें, बहुत सारी खुशियाँ दें। और अगर कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। एंड जाते जाते मैं आपको एक बात दिल से ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम गुरु जी से प्यार करते हैं तो हमें अपनी गुरु की संगत से भी मिलना पड़ेगा, उनको खुश रखना पड़ेगा। यू शुड गो एंड मीट ज्योति मैम। खोन ज्योति मैम है जी, और मैं उनसे क्यों मिलूं? आप कौन हो जी? तो ये एक सोच है, एक बात को हमको समझना पड़ेगा। और मतलब मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, जिंदगी के अंदर जितना हो सके बहुत हेल्पफुल बनिए, एक दूसरों की हेल्प कीजिए। एंड जिनका 28 तारीख को, 28 अगस्त को बर्थडे, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल ऑफ यू। एंड जिनका बर्थडे कल है यानी 29 को होएगा, सो मैं आपको बता दूं कि कल 12 बजे तो तनीषा आंटी का सत्संग है। और कल शाम को भी एक सत्संग है, और किसका है अभी मुझे पता नहीं है, मैं आपको बताऊंगी। और फिर एक बार कहूंगी कि मेरी बातों को इतना समझना है कि जो अच्छी लगती है उनको जीवन में उतारना है, जो गलत लगती है उनको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है। ना गुस्सा करना है, ना गिला करना है, ना शिकवा करना है। जितना हो सके एक दूसरे से प्यार करना है और खुशियां बांटनी है, जितनी हो सके खुशियां बांटनी है। सो लव यू ऑल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।